नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में एक युवक को लूट के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चंदौसी सीओ सर्किल के थाना बनियाठेड़ क्षेत्र के गांव नारायणपुर निवासी राजवीर सिंह पेशे से मैकेनिक था। वो काम के सिलसिले में 2 दिन पहले ही घर से निकला था। शुक्रवार को वो मुरादाबाद से घर जाने के लिए पिकअप पर सवार हुआ। उसी पिकअप से कई और सवारियां भी आ रही थीं। उसी में 2 नकाबपोश भी मौजूद थे। रात में करीब 12 बजे राजवीर ने अपने घर पर फ़ोन करके पत्नी से कहा था कि वो आधे घंटे में जमालपुर अड्डे पर पहुंचने वाला है, लिहाजा भतीजे को बाइक लेकर भेज दिया गया। लेकिन राजवीर नहीं पहुंचा। पिकअप सवार नकाबपोशों ने उसे हजरतनगर गढ़ी के गांव नवैनी गद्दी के जंगल में उतार लिया और ईख के खेत में ले जाकर उसे गोली मार दी। पुलिस देर रात पिकअप चालक से पूछताछ कर रही थी। वहीं इब्राहिमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति ने बताया कि ऐसा हादसा यहां पर हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एसपी देहात ने बताया कि अभी हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है, पुलिस पड़ताल कर रही है। राजवीर को 2 गोलियां लगी हैं, एक उसके सीने में मारी गई है तो दूसरी उसकी कनपटी से सटाकर। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। राज जी, ये कौन है मरने वाले? ये हमारा चचेरा भाई है। कैसे उनकी मौत हुई? ये हम मुरादाबाद काम करते थे, बिजली फिटिंग का। अच्छा। तो शाम को जा रहे थे घर, तो रास्ते में कुछ लड़कों ने ना उतार लिया कम, उस पर टाटा मैजिक जो होती है। अच्छा। और फिर उतार के गोली मार दी। क्या कोई बात थी? कोई ये बात तो कोई बात नहीं थी ऐसा। कहाँ जा रहे? घर जा रहे थे। अपने घर कहाँ पे? नारायणपुर। कहाँ से? मुरादाबाद से। तो फिर क्या वो मौत हो गई? किस तरह? हाँ, ऑन द स्पॉट। रिपोर्ट लिखवा दी उसमें? हाँ, ज्ञात में लिखवा। सावन के महीने में प्रशासन एवं रोडवेज के अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया है कि सावन के महीने में कोई भी रोडवेज की बस महानगर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कांवड़ के दौरान प्रशासन की प्राथमिकता कांवड़ियों को सुरक्षित यात्रा कराना है और ऐसा नहीं है कि हर साल सावन में आने दिया जाता था। जब तक कांवड़ियों की संख्या कम रहती थी, आवागमन पर प्रशासन द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाता। कांवड़ियों को भीड़ जब बढ़ती थी तो प्रशासन द्वारा मार्गों को अवरोध किया जाता। पिछले साल का हम लोगों का अनुभव है कि NH 24 पे मार्ग के चौड़ीकरण होने के बाद एक भाग कांवड़ियों के लिए आरक्षित की जाती थी, दूसरे भाग पर वाहनों का आवागमन होता था। इस बार भी हम लोगों को यही उम्मीद है कि ऐसा ये करेंगे और नियमित रूप से हम लोग प्रशासन को इस बात से अवगत कराते आ रहे हैं कि शहर के अंदर हमारे दोनों बस स्टेशनों तक बसों को किसी भी मार्ग से आने का अनुमति दिया जाए। मार्ग चाहे जो भी आप चयन करेंगे। नहीं सर, अभी तक जो है SP ट्रैफिक है उन्होंने तो नियम कर दिया कि शहर में मुरादाबाद डिपो को कोई बस ही नहीं आई। उसके लिए आपने किसी से संपर्क किया? ये दूसरे और चौथे सोमवार, तृतीय और चतुर्थ सोमवार के लिए उन्होंने किया है कि उस समय दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा। आज भी SP ट्रैफिक से और DM साहब से हम लोगों ने अपनी प्रार्थना पर पहले भी रखी थी। आज SP ट्रैफिक से वार्ता भी हुई है, उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है कि जिससे यात्रियों को दिक्कत नहीं। लेकिन और प्रशासन अगर कटिबद्ध होगा कि नहीं आने दीजिएगा तो हमें कहीं ना कहीं अस्थायी बस अड्डे बनाने पर विचार करेंगे। और फिर पेट्रोल कैसे बनाएंगे, डीजल कैसे बनाएंगे सर? फिर हम उस पर भी विचार करेंगे, कहीं प्राइवेट से बनाएंगे कैसे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़े पैमाने पर हो रहे बाल श्रम को रोकने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे ज्ञापन में कहा है कि मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर बाल श्रम होने की बात सत्य है और महानगर मुरादाबाद में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक मौजूद हैं, जिनके फोटोग्राफ ज्ञापन के साथ में संलग्न किए गए हैं। महंगाई के चलते हजारों गरीब परिवार अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की संख्या कम है, निजी स्कूलों में मनमानी लूट हो रही है, गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। तमाम बच्चे तेजाब का काम तक करने को मजबूर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक कार्य है। जहरीले धुएं की भट्टियों पर भी बच्चे काम कर रहे हैं। महानगर मुरादाबाद में 90 बाल श्रम विद्यालय संचालित थे। उन विद्यालयों को मनमाने ढंग से गलत रिपोर्ट शासन को भेजकर बंद करा दिया गया। उनमें कार्यरत स्टाफ का 16 महीने का मानदेय तक भी नहीं दिया गया। विद्यालय बंद होने से हजारों बच्चे
शिक्षा से वंचित हो गए हैं। पूर्व में भी बाल श्रमिकों का सर्वे हो चुका है, उस सर्वे का दावा भी किया गया, लेकिन आज तक उसकी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। मांग की गई है कि मुरादाबाद में बाल श्रम बंद कराया जाए, शक्ति में बाल श्रम पर रोक लगाई जाए, बाल श्रमिकों को चिन्हित कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाल श्रम विद्यालयों को संचालित किया जाए, बाल श्रम विद्यालयों के स्टाफ का 16 माह का जो वेतन रह गया है उसको दिलाया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाल श्रम बंद करो, बंद करो, मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाओ। आज ये हमारा कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर मुरादाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी जो शहर बनने के लिए जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं और बाल श्रम हो रहा है। विशेषकर जहां अधिकारी रहते हैं, अधिकारियों की नाक के नीचे बाल श्रमिक हैं। तो हम आज इस प्रदर्शन को जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं कि मुरादाबाद के अंदर जो बाल श्रमिक हैं उन बाल श्रमिकों को काम करने से रोका जाए, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाला जाए और उनके शिक्षा के लिए यहाँ बाल श्रम से संबंधित विद्यालयों को पुनः संचालित किया जाए। इस मांग को लेकर आप प्रमुख सचिव को हम एक मांग पत्र देंगे। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। राजकला पीडीए गर्ल्स इंटर कॉलेज में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार को राजकला पीडीए गर्ल्स इंटर कॉलेज में एपीजे अब्दुल कलाम जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा विद्यालय प्रबंधक विनोद गुप्ता ने मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके जीवन स्तर पर प्रकाश डाला। बच्चों ने भी कविताओं और लेख द्वारा अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी शिक्षिकाओं ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हमारे देश का एक महान वैज्ञानिक चला गया। श्रद्धांजलि सभा में बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा स्वर्गवासी अब्दुल कलाम जी को याद किया। मिसाइल में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपी। सर क्या प्रोग्राम था आज, क्यों गया? आज हमारे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमारे राष्ट्रकला गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने, टीचर्स ने, मैनेजिंग कमेटी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और प्यारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर उनके विचारों को विस्तृत पूर्वक बताया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अगर मैं ये कहूँ, भारत में पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो वास्तव में यहाँ के नागरिकों के हृदय में बसते और ठीक ही कहा है उनके लिए कि वो जनता के राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी मृत्यु से पूर्व ये कह दिया था कि मेरी मृत्यु के अवसर पर कोई छुट्टी न की। उमंग एक पहल संस्था के द्वारा रामगंगा बिहार में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए एक सेंटर खोला गया है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसका भविष्य भी अंधकार में ही रहेगा। बच्चों के भविष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए उमंग एक पहल सोसाइटी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। सोसाइटी की ओर से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। शहर में अलग अलग जगहों पर केंद्र खोलकर ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए। उमंग एक पहल सोसाइटी की ओर से पहले मानसरोवर में एक सेंटर चलाकर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया गया है, तो वहीं अब रामगंगा बिहार में सीएल गुप्ता के सामने बन रहे आकाश ग्रुप के अपार्टमेंट में क्लासेज का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर सभी मेंबर्स द्वारा बच्चों को किताबें वितरित की गईं, तो वहीं खाने पीने की चीज़ें बांटी गईं।
रेणु सक्सेना ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा के बिना बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है। शिक्षा ही बच्चे की सफलता की पहली कुंजी है, इसीलिए बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का बीड़ा उठाया गया है। तो वहीं रचना गुप्ता ने कहा कि संस्था निरंतर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो वहीं प्रिया शर्मा ने कहा कि बचपन से ही मासूम बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, लेकिन जाने अनजाने में परिजनों की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार की भेंट चढ़ जाता है। इसीलिए संस्था की ओर से प्रयास करके बच्चों के भविष्य को बनाने में संस्था के सदस्य लगे हुए हैं। तो वहीं खुशबू ने भी संस्था के कार्य की सराहना की और संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर गुरमीत सिंह, खुशबू, रचना सिंह, प्रिया शर्मा, रेणु सक्सेना, रजनी शर्मा ने अपना पूरा सहयोग दिया। क्या प्रोग्राम था आज? आज हमने उमंग एक पहल संस्था की ओर से आकाश ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आकाश ग्रीनसीएल बुक का इंस्टीट्यूट के सामने। वहाँ पे हमने एक छोटी सी सेंटर शुरू करा है। जो गरीब बच्चे हैं, जो लेबर क्लास चाइल्ड हैं, जो पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए कि वो यहाँ इकट्ठा होंगे 1 से 2 और हमारी टीचर हैं जो उन्हें पढ़ाएंगी 1 से 2 जितनी भी उनकी बेसिक एजुकेशंस हैं, मॉडल क्लासेस की क्लासेस होती हैं, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, एक्टिविटीज़ लाइक डांस क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, वो सब सारी क्लासेस हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आप बच्चों के लिए, क्या पर्पज़ है? उद्देश्य ये है कि एजुकेशन इज़ द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो लेबर के बच्चे जो हैं वो लेबर ही बनेंगे। हम उन लेबर के बच्चों को लेबर नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं वो आगे बढ़ें, पढ़ें, इस देश का नाम रोशन करें। और अब्दुल कलाम जी भी यही चाहते थे कि पढ़ाई जो है मूल मंत्र है सक्सेस का। क्योंकि क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है उमंग ग्रुप के थ्रू और इसमें हम पूरा अपना सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इन्हें जगह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है और ये लोग भी बहुत अच्छी तरह सारे बच्चों को अपने बच्चे मान के काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए काम किया है और यही उम्मीद है कि ऐसे ही चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी की एक मासिक बैठक जिला कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी के कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों व संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही 2017 के चुनाव की तैयारियों हेतु बूथ कमेटी का गठन व साइकिल यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों तथा विधायक आदि को संबोधित करते हुए चुनाव की तैयारियों हेतु बूथ कमेटियों को महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करने की बात भी कही गई। पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर उपस्थित रहेंगे। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है। यदि हमने बूथ मैनेजमेंट सही नहीं किया तो इस चुनाव में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल सकती। वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित है। उन्होंने सभी से कहा कि जो कमियां हैं उन्हें ठीक किया जाए। विधायक एवं विधानसभा अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलित, मजदूर, किसान के साथ ही पिछड़ों और जनता की लड़ाई लड़ी है। जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि अब मुरादाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं रहने दिया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। भ्रष्ट अधिकारी चिन्हित कर लिए गए हैं। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री को इसकी सूची भेज दी जाएगी। जिला महासचिव संजीव यादव ने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव से बहुत ही अच्छे संबंध थे। इन्हीं संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी ने अपनी 1 अगस्त 2015 से प्रस्तावित साइकिल यात्रा को स्थगित कर दिया और डॉक्टर जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन 5 अगस्त 2015 को शुरू किया जाना सुनिश्चित किया है। सभा में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि भी दी गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण करके सभी ने अपनी अपनी संवेदना व्यक्त की। सभी वक्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी व संचालन जिला महासचिव संजीव यादव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से जयवीर यादव, विकास चौधरी, लवकुश कांझल, राजेश रस्तोगी, सुरेंद्र शर्मा, शादाब चौधरी, मोहसिन खां, अमित यादव, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम, एडवोकेट मुकेश यादव, विजयवीर यादव आदि लोग मौजूद रहे। जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक थी
इसमें पार्टी हाईकमान ने हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये हमें दिशा निर्देश दिए कि आज की मासिक बैठक में APJ अब्दुल कलाम साहब का शोक सभा होगी और कोई बैठक नहीं होगी। और हमने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के नौजवान मुखिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जितना सदमा है APJ अब्दुल कलाम साहब का, इससे ये एहसास होता है हमें कि वाकई हमारे नेताजी और अखिलेश यादव जी कलाम साहब के दिल में झांक चुके थे कि ये किस तरह के शख्सियत है। कल उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम दिनांक 31 जुलाई दिन शुक्रवार को बदलकर मुख्यमंत्री जी ने APJ अब्दुल कलाम कर दिया है। एक यूनिवर्सिटी का नाम कल ही मुख्यमंत्री जी ने APJ अब्दुल कलाम रख दिया और ये साबित कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन थे, हिंदुस्तान की जान थे, हिंदुस्तान की शान थे। हम APJ अब्दुल कलाम को कयामत। रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद का चुनाव 6 और 7 अगस्त को होना है, जिसके विषय में क्षेत्रीय मंत्री सत्यवीर सिंह ने अभी तक रिपोर्ट को विस्तार से जानकारी दी। 2015 को हमारी प्रांत की मीटिंग केंद्रीय कार्यालय लखनऊ चारबाग में हुई। वहाँ पर चुनाव कराने का निर्णय पारित हुआ, जिसमें कि 16 जुलाई 2015 से 10 अगस्त 2015 तक डिपो स्तर के चुनाव कराए जाने हैं। डिपो स्तर के बाद क्षेत्र के 16 अगस्त से 10 सितंबर तक चुनाव होने हैं। इसमें कि हमारी 25 तारीख को हमने मीटिंग की क्षेत्रीय स्तर पर और 25 तारीख में निर्णय लिया गया कि दो दिनांकों में जो है पूरे रीजन के क्षेत्र के मुरादाबाद क्षेत्र के चुनाव कराने, जो कि प्रांत से निर्णय था। 2 दिनांकों का निर्णय लिया गया 25 तारीख को, और उसी के तहत ये हमने अधिसूचना जारी की है। 5 तारीख और 7 तारीख में मुरादाबाद क्षेत्र की शाखाओं के 13 शाखाओं के चुनाव होना निश्चित है, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक और चुनाव अधिकारी ये घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। और जिन डेटों में जहाँ चुनाव होगा वहाँ चुनाव अधिकारी चुनाव पर्यवेक्षक जाएंगे और वहाँ विधिवत रूप से जो है प्रत्येक शाखा का चुनाव कराएंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन शाखाओं में जो अध्यक्ष मंत्री या पदाधिकारी क्षेत्र की मीटिंगों में उनकी सहभागिता कम रही है या 80% उनकी जो है उपस्थिति का ब्यौरा नहीं गया है, उनको जो है अवैध घोषित करते हुए उनको किसी भी चुनाव या किसी भी पद पर जो है चुनाव लड़ने का जो है वंचित कर दिया गया है। जिससे कि जो है मतलब आगे कोई ये कार्यक्रम में जो है हमेशा जो है प्रत्येक क्षेत्र की उपस्थिति और डिपो की शाखाओं की उपस्थिति में जो है मासिक बैठकों में उपस्थिति जो अनिवार्य है। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बार बार सर्किल रेट बढ़ा दिया जाता है, इसकी कोई अवधि तय होनी चाहिए। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा है कि भूमि का सर्किल रेट कम से कम 5 वर्ष के लिए तय किया जाना चाहिए। 20 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक इस पर कम स्टाम्प लिया जाना चाहिए। इसके अलावा भूमाफियाओं द्वारा आवास विकास एवं विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों से ऐसी कॉलोनी बसाने हेतु किसानों की जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं की जानी चाहिए, जैसी कि मौजूदा समय में की जा रही है, जहां कोई सुविधा भी नहीं होती है। भूमाफियाओं द्वारा शहरों और गाँवों के आसपास हजारों बीघा जमीन की प्लॉटिंग कर दी जाती है, जहां हजारों टन खाद्यान्न पैदा हो सकता था।
इस अवैध प्लॉटिंग को रोका जाए। इसके अलावा लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने मांग की है कि कम रेट पर खरीदी गई भूमि के सर्किल रेट के हिसाब से ही स्टाम्प लगाया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में राकेश बहादुर, BL सहगल, बच्चन सिंह चौहान, मोहम्मद आलम आदि लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र बचाओ मोर्चे ने 3 साल 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 बार सर्किल रेट बढ़ा दिए। आम दरमियानी आदमी बैनामा करने की स्थिति में नहीं है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने मांग की है कि 20 मीटर से लेकर और 100 मीटर तक की जो भूमि है उसको रजिस्ट्री से मुक्त किया जाए, जिससे आम आदमी बसेरा बना सके। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा लगता है कि भूमाफियाओं की राजधानी बन गई है और इस राजधानी का हम विरोध करते हैं और आम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि रेट कम से कम जो रूल कहता है कि 5 साल के अंदर एक बार बढ़ सकते हैं, ये 1 से 1 साल के अंदर 2 बार जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और गरीब विरोधी कदम उठा रही है और इस गरीब विरोधी नीति को उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्त नहीं किया जाएगा। आज नोटिस दिया गया। उप श्रम आयुक्त ने ये जानकारी दी है कि पंजीकृत निर्माण समिति द्वारा चयनित किए गए बच्चों के लिए बाल श्रम द्वारा आवासीय विद्यालय चलाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। इसकी जानकारी देते हुए उप श्रम आयुक्त ML चौधरी ने अभी तक रिपोर्ट को विस्तार से बताया। उनके बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था की गई क्या जो पंजीकृत निर्माण समिति हैं उनके बच्चों के लिए यूपी में 12 शहरों में आवासीय विद्यालय चलाए जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। उसमें से एक जनपद आजमगढ़ को मुरादाबाद भी है। मुरादाबाद में भी जो है 100 लड़कियों का और 100 लड़कों को पढ़ाए जाने का सुविधा दिए जाना है। अभी ज़मीन खोजी जा रही है, ज़मीन अभी उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन तब तक जो है जो संस्था है वो किराए पे बिल्डिंग लेकर के चलाएंगे और शायद 15 अगस्त के आसपास वो प्रारंभ किए जाएंगे। तो कितने बच्चे इसमें मतलब क्या मानक रखे हैं बच्चों की एडमिशन के लिए? बच्चे जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं या जो ड्रॉप आउट हो गए हैं उन्हीं बच्चों को इसमें दिया जाना है। उनकी संख्या पूरी हो गई, अब उनका एडमिशन शुरू हो गया। करीब 50 बच्चे आ भी चुके हैं उस बिल्डिंग में। वहाँ की अभी रजिस्ट्रेशन उनका चल रहा है। खाद्य विभाग द्वारा कई होटलों के साथ ही महानगर के प्रसिद्ध और 3 स्टार होटल मानसरोवर पैराडाइज से भी खाने के नमूने लिए गए, जो कि उनके मानकों पर खरे नहीं उतर सके। इसके बाद उन्होंने धारीवाल सोडा के सैंपल भरे, वो भी खाद्य विभाग के नमूनों में फेल हो गए। इसके बाद अब खाद्य विभाग कोर्ट में जाने की तैयारी में है। जांच रिपोर्ट आई है क्या है? हाँ, हमारे पास 2 रिपोर्टों के आधार पर परिवार पत्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। दोनों नमूने माह फरवरी में लिए गए थे श्री रवि शर्मा खास कृषि अधिकारी द्वारा। ये रिपोर्टें धारीवाल बिवरेज की हैं, जिसमें सोडा वाटर का नमूना लिया गया था। नमूना मानक के विपरीत पाया गया। उसके लेवल पे जो चीज़ें सूचना होनी चाहिए नहीं थी। इस आधार पर उनके खिलाफ परिवार पत्र माननीय कोर्ट में दाखिल किया जा रहा है, एडीएम सिटी कोर्ट में। इस पर और दूसरी है मानसरोवर होटल एंड रेस्टोरेंट के नमूने लिए गए थे माह फरवरी में ही। इस पर पनीर के नमूने हुए थे। नमूने पनीर के अधोमानक पाए गए हैं। इनके विरुद्ध भी सक्षम न्यायालय में परिवार पत्र श्री रवि शर्मा द्वारा दायर किए जाने को प्रस्तुत किए गए हैं। इस पर मैं स्वीकृति प्रदान कर रहा हूँ। शीघ्र ही इनके विरुद्ध परिवार संचालन करते हुए कठोर दंड से दंडित कराया जाएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। गायत्री परिवार द्वारा गुरु पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दीप जलाकर सभी ने अपने गुरुओं को सम्मान दिया। सिविल लाइन स्थित युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र पर गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम यज्ञ हवन कार्यक्रम हुआ,
तथा शाम को दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं और पुरुषों ने दीप जलाकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। इस अवसर पर दीक्षा भी ली गई, तो वहीं सभी को गुरु पर्व का महत्व भी समझाया गया। तो वहीं कहा गया कि गुरु के द्वारा ही सद्मार्ग की प्राप्ति हो सकती है और गुरु के आशीर्वाद से ही मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ओम दीपो पता आशीर्वाद देता है भगवान, पता क्या करता है, छोड़ देना उठेगा ऐसा ही वो। रेती स्ट्रीट स्थित शेरोवाला मंदिर पर 5000 दीपक जलाए गए। इस दौरान सभी ने अपने गुरुओं को याद करके भगवान बृहस्पति की उपासना की। रेती स्ट्रीट स्थित शेरों वाले मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर प्रांगण में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। शाम के वक्त भजन कीर्तन किया गया। 5500 दीप जलाए गए। क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दीप जलाए तथा आरती में शामिल हुए। गुरु बृहस्पति की आरती में सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे। मंदिर प्रांगण में जलाए गए 5500 दीपक सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। इस मौके पर गुरु माता ने सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा का महत्व समझाया तथा कहा कि गुरु के बिना किसी भी सफलता को हासिल करना अत्यधिक मुश्किल है। गुरु के द्वारा ही सद्मार्ग का आभास होता है और मनुष्य अपनी मंजिल को पा सकता है। क्या कार्यक्रम है? पूर्णिमा के पर्व पर यहाँ 5500 दिए जलाए। सभी भक्त यहाँ आए हुए हैं बड़ी बड़ी दूर से और भक्त बड़े प्रेमी हैं जो गुरुदेव को अपना श्रद्धा और विश्वास अर्पण करके विश्वास के साथ आते हैं और श्रद्धा सुमन से भजन कीर्तन करके उनका आनंद लेते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम किए गए थे? सुबह कार्यक्रम सुबह व्यास पूजा 6 बजे हुई थी। 1 बजे गुरु दीक्षाएँ दी गई और शाम को 6 बजे से ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है जिसमें सभी भक्तगण सभी शिष्य जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और अपने गुरु की शरण में बैठकर आनंद मगन होकर के ध्यान में अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये दीपक जला। क्या धर्म प्रेमी से क्या कहना चाहेंगे दीप प्रज्वलन के बारे में? क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए आपका? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि सभी भक्तों की और श्रद्धा बढ़े और भक्त बढ़े और भगवान की भक्ति सबसे संपूर्ण चीज़ है जो जीवन में काम आती है। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने शामिल होकर अपना योगदान दिया। इस मौके पर सभी ने गुरु माता से आशीर्वाद लिया तथा अपने कार्य को पूर्ण होने की कामना की। को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। इस ऐसी प्रार्थना हम सभी लोग कर सकते हैं, चाहे किसी भी गुरु को माने, किसी भी इष्ट को माने, भगवान कृष्ण को माने, भगवान राम को माने, भगवान शंकर को माने। साईं करुणाधाम में सुबह सवेरे से ही मधुर गीत की गूंजती धुन कानों के जरिए सीधे दिल में उतर रही थी। मन मस्तिष्क साईनाथ के चरणों में रम गया था। साईनाथ की सेवा में जुटे भक्त धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर आनंद में डूबे थे। गाजे बाजे के साथ शाम में साईं की पालकी निकाली गई तो भक्तों ने उन पर फूलों की वर्षा की। सड़कों के किनारे आस्था उमड़ पड़ी थी। सजी हुई थालियों में आरती के दीप जलाए नंगे पैर भक्त साईनाथ की पालकी का इंतजार कर रहे थे। पालकी समीप पहुंची तो दरवाजों और गलियों से निकलकर लोग सड़क पर आ गए। साईं की पालकी पर स्वतः ही शीश झुक गए और आरती उतारी तो वहीं फूल भी बरसाए गए।
जय साईं राम साईं राम साईं राम। जय 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 जय साईं राम साईं। जय जय साईं राम साईं। दिल्ली रोड स्थित बुद्धि विहार में गुरु पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान तमाम इस्कॉन के समुदाय मौजूद रहे। बुद्धि विहार में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में कामाख्या सिद्धपीठ से पधारे श्री श्री 108 बाबा शक्तिनाथ और इस्कॉन संकीर्तन
प्रमुख धीरशान दास के सानिध्य में भक्तों द्वारा आध्यात्मिक आनंद अमृत का पान किया गया। महोत्सव का आरंभ गुरु महिमा और ज्ञान की महिमा बताते हुए कहा गया कि वेद व्यास जी के प्रकट उत्सव को ही व्यास पूर्णिमा कहते हैं। वेदों का विभाग करने के पश्चात पांचवा वेद महाभारत एवं पुराणों और शक्ति ग्रंथ भागवत पुराण का प्रतिपादन करने के कारण व्यास जी भगवान का अवतार कहलाए। गुरु शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। व्यास देव जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। ये गुरु पूजा विश्व विख्यात है। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सद्गुरु के संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में होली भी खेली गई, जो फूलों को और जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। दीक्षित ने बताया कि मौजूदा समय में युवाओं में संस्कारों की कमी आ रही है। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। इसे सुधारने की आवश्यकता है। नवाबपुरा स्थित गुरु अमरनाथ दीक्षित महाराज के निवास स्थान पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन सफलतापूर्वक हो गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक प्रांतों के श्रद्धालुओं ने शामिल होकर अमरनाथ दीक्षित महाराज का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के पश्चात गुरुजी ने अपने विचार व्यक्त किए। विचार रखते हुए सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के महत्व को श्रद्धालुओं को बताया। उन्होंने कहा कि व्यास देव जी के प्रकट उत्सव को ही गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं इसी दिन सभी शिष्य अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा देते हैं और आशीर्वाद लेकर जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं अमरनाथ दीक्षित महाराज ने बदलती युवा की सोच पर कहा कि सेवा भाव तेजी से युवाओं में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन संस्कृति के प्रति अभी भी युवा वर्ग पीछे है। तो वहीं परिजनों को संस्कृति प्राप्त करने का अहम स्रोत बताया। गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा का जो महत्व रहता है उसके बारे में थोड़ा। वो बिना गुरु के संभव नहीं है। हमें सांसारिक विषयों का भी अगर ज्ञान करना है तो कहीं ना कहीं किसी टीचर, अध्यापक या गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जब कोई संसारी व्यक्ति दुखों में घिर जाता है, कष्ट होते हैं उसको,
तो वो परमात्मा की तरफ जाता है और उस परमात्मा की ओर जाने का मार्ग केवल गुरु ही बताते हैं। और पौराणिक दृष्टि से जैसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि गुरु पूर्णिमा ये महर्षि वेदव्यास उनका जन्मदिन होता है और महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखी है, गीता आदि इत्यादि लिखी है। उनका जो जन्मदिन है उसको गुरु पूर्णिमा के दिवस में पूरे विश्व में मनाया जाता है। गुरु जी, एक बड़ा सवाल रहता है, जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है उसी तरीके से युवाओं की सोच बदलती जा रही है, तो परिवर्तन के साथ साथ युवाओं की सोच में कितना परिवर्तन आया है और क्या गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भी इसका कोई खासा असर पड़ता है? मैं भी जहाँ तक भ्रमण करता हूँ, अनेक संस्थाओं में भी जाता हूँ और अनेक प्रवचन भी जितनी संस्थाएं और सभाएं होती हैं उनमें मैं जाता हूँ, तो मैंने एक परिवर्तन तो अवश्य देखा है कि वहाँ जितने सेवा कार्य हैं और जितने और भी कार्य हैं और जो अध्यात्म के प्रवचन आदि कार्य हैं उनमें युवाओं का योगदान बढ़ गया है। उसका कारण जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अनेकों धर्म गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अच्छी बातें बताया करते हैं, तो धीरे धीरे संस्कार हमारे युवाओं में जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और बड़ा हर्ष का विषय है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि बचपन से ही यदि हमारे युवाओं में और बालकों में अध्यात्म के द्वारा संस्कार लिए जाएंगे तो ये समाज और ये हमारा राष्ट्र बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा और एक सुंदर राष्ट्र बन जाएगा। 3 दिन का कार्यक्रम रहा आपका और बड़ी संख्या में भक्तगण भी आए, कैसा रहा ये प्रोग्राम, थोड़ा सा मैं जानूँ? ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो यहाँ पर मनाया जाता है, ये नवापरा में स्थित स्थान है और ये पैतृक स्थान है और सिद्ध स्थान है। मेरे पिताश्री गुरुश्री उन्होंने भी यहाँ काफ़ी तपस्या की है और जो मेरे को भी गुरु प्रदत्त जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मैं भी अपना उसका प्रयोग समाज सेवा में लगा रहा हूँ। तो 3 दिन का कार्यक्रम, एक दिन इसमें प्रथम दिन हम लोग ईश्वरीय भजन करते हैं, दूसरे दिन ईश्वरीय कव्वाली करते हैं, जो कि एक विलक्षण है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं नहीं समझता कि और जगह भी होता होगा, लेकिन विलक्षण है ये कि सब धर्मों का समावेश इस स्थान पर हो जाता है। मेरे गुरुश्री और जो मेरे पिताश्री ब्रह्मलीन परम पूज्य गौरीशंकर महाराज जी थे, उनके जो शिष्य वर्ग थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे। तो उसके उपलक्ष्य में जैसा कि उनको अनुभव होता था कि सब वाणी एक है, सब परमात्मा का गुणगान करते हैं, तो उर्दू लैंग्वेज में जिसे सूफ़ी मत भी कहते हैं, तो सूफ़ी मत के अनुसार ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को प्रसन्न करने के लिए जो गायन होता है उसको कव्वाली कहते हैं। तो वो एक दिन वो उसका आयोजन होता है और तीसरे दिन जो मुख्य पर्व है गुरु पूर्णिमा का, उस पर्व के दिन गुरु की अभिनंदन होता है, गुरु का तिलक होता है, पूजन होता है और तमाम अनेकों हजारों प्रसाद ग्रहण करते हैं, भंडारा इत्यादि चलता है, जिसमें अनेकों प्रांतों से, अनेकों नगरों से जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, वो केवल बहुत से वर्ष में ही एक बार आ पाते हैं, तो वो लोग भी उसका आनंद उठाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक और सवाल, उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो अभी भी अपने मार्गों से भटके हुए हैं और उनमें कह सकते हैं कि संस्कृति की अभी भी उन लोगों में कमी है, तो उनके लिए मैसेज एक छोटा? मैं इस पर्व के उपलक्ष्य में अपने देश के समस्त युवाओं को, चाहे वो किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, मैं यही उनके लिए एक संदेश प्रसारित करना चाहता हूँ और ये मेरा उद्देश्य भी है और मेरी इच्छा भी है कि अगर संस्कारों में बदलाव हो जाएगा तो वो केवल धर्म के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए कोई भी युवा, कोई भी, और मैं माता पिता को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो उनके बालक हैं, बच्चे हैं, उनको, अपने युवाओं को हमेशा प्रेरित करें कि जो हमारे त्यौहार हैं, जो धार्मिक आस्था से जुड़े पर्व हैं, उनमें उनके साथ अपने बच्चों को साथ लेकर उसमें सम्मिलित हों और योगदान करें, क्योंकि समस्या कब जब जड़ रूप से समाप्त नहीं होगी तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। तो यदि हमें यहाँ चोरी को रोकना है तो चोर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हम प्रयास ये करें कि चोर पैदा ही ना हो, तो वो केवल उसका एक ही मार्ग है कि हम बच्चों को और अपने युवाओं को संस्कारित करें। तो उसमें प्रथम कर्तव्य आता है माता पिता का, उसके बाद आता है गुरु। तो गुरु रूप में भी मेरा यही संदेश है कि धर्म से ज़्यादा तो फिलहाल के लिए अभी तक मैं बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।